Hello everyone, this is class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर्स एकदम अच्छी तरह समझ आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से सारे के सारे सिलेबस रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो देखो, हमने ना प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में रूलर्स होते हैं ना, वो जो मन चाहे वो नहीं कर सकते, वो इतना भी फ्री नहीं होते। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, और इन सभी रूल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन सभी रूल्स को साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये एक तरह से ना कंट्री का सुप्रीम लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ की तरह ना एक तरह से सिटीजन्स के राइट्स को डिटरमाइन करता है, बताता है, और गवर्नमेंट की पावर्स और किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी ये सब कुछ बताता है। इस चैप्टर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेटेड है, एक डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कौन डिजाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, किस तरीके से डिजाइन करता है, क्या वैल्यूज होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक स्टेट्स में एक शेप देती है या फिर बनावट में हेल्प करती है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या उसमें चेंजेस होते रहते हैं कंडीशंस के हिसाब से, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। और एक रीसेंट इंस्टेंस, मतलब एक जस्ट थोड़ा सा पहले का ही एग्जांपल कि किस तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया था, हम इसको देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीकन के साथ क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, और किस तरह से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। और फिर हम देखो, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में देखेंगे, किस तरह से बना, क्या इसकी फंडामेंटल वैल्यूज थी, और क्या चीज है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा फ्रेमवर्क दे देता है कि सिटीजन्स लाइफ में कंडक्ट कैसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट की कैसी कंडक्ट होनी चाहिए, मतलब चार चरण गवर्नमेंट का कैसा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो देखो, नेल्सन मंडेला की ये बात है, नेल्सन मंडेला ने लिखी हुई है कि मैंने ना व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ बहुत लड़ाई की है। व्हाइट डोमिनेशन मतलब जो व्हाइट लोग होते हैं ना, वो डोमिनेट करते थे इधर, और ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी नेल्सन मंडेला कहते हैं मैंने लड़ाई की हुई है, व्हाइट और ब्लैक दोनों के साथ ही। और मैंने ना हमेशा एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी का जो आइडियल है ना, इसको हमेशा बढ़ावा दिया है कि जिस सोसाइटी में सभी लोग साथ में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये एक आइडियल है कि जिस कि हम इस तरह से रहना चाहते हैं और ये हम अचीव करना चाहते हैं, हार्मनी वगैरह में रहना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये भी एक आइडियल है जिसके लिए मैं मरने तक के लिए तैयार हूँ, इस आइडियल के लिए मैं मरने तक के लिए तैयार हूँ, ये नेल्सन मंडेला कहते थे। और नेल्सन मंडेला को ना व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने देशद्रोह के इल्जाम में इनको फंसा दिया था, इन पर मुकदमा चलाया था। और इनके साथ 7 लीडर्स और थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस मिल गया था 1964 में, क्योंकि इन लोगों ने ना अपार्थाइड रेजिम जो था ना, कंट्री में जो अपार्थाइड रेजिम था उसको अपोज करने की हिम्मत करी थी। अपार्थाइड क्या है ये आप समझोगे, अभी बताता हूँ आपको। तो फिर जब इनको ये सेंटेंस हो गया तो उसके लगभग 27 ईयर्स तक ना साउथ अफ्रीका के मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, मतलब सबसे बेकार प्रिजन में रही थी, जिसका नाम था रोबेन आइलैंड। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड ना एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में ही बना हुआ था ना, उसको कहते थे। इसमें क्या होता था, जो व्हाइट यूरोपियंस होते थे ना, इन्होंने साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम इम्पोज कर दिया था, लागू कर दिया था। तो 17th और 18th सेंचुरी में ना जो ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से आई थी ना, उन्होंने हथियार और ताकत के जोर पे ना कब्जा कर लिया था साउथ अफ्रीका में, जैसा इंडिया में भी किया ही था। लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या थी, इंडिया में ना, मतलब इंडिया से केस अलग कैसे था, इंडिया में तो देखो बहुत सारे व्हाइट्स बसे थोड़ी थे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा व्हाइट्स जो है साउथ अफ्रीका में आकर बस गए थे और लोकल रूलर्स बन गए थे। और जो अपार्थाइड का सिस्टम था ना, इसने लोगों को डिवाइड कर दिया और कलर के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर लेबल कर दिया गया उनको। जो नेटिव लोग होते थे ना साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक होते हैं कलर में, तो वो लगभग वहाँ की पॉपुलेशन का 3/4 थे और उनको कहा जाता था ब्लैक्स। और इन दो ग्रुप्स के अलावा, व्हाइट और ब्लैक्स के अलावा, मिक्स्ड रेसेस भी थी जिनको कलर्ड कहा जाता था। और साथ ही साथ ऐसे भी लोग थे जो कि अपने इंडिया से माइग्रेट करके गए थे। तो जो व्हाइट रूलर्स थे ना, वहाँ के व्हाइट रूलर्स, वो लोग सभी नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर्स की तरह ट्रीट करते थे, और जो नॉन व्हाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो अपार्थाइड सिस्टम जो है ना, ये पर्टिकुलरली ब्लैक्स के लिए तो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था। इनको व्हाइट एरियाज में रहने से भी मना कर दिया गया था, मतलब पाबंद था इनके ऊपर व्हाइट एरियाज में रहने से। और वो सिर्फ व्हाइट एरियाज में ना काम कर सकते थे तभी जब उनके पास परमिट होएगा। तो ट्रेन, बसेस, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, ये जो पब्लिक टॉयलेट्स भी हो गए, ये सब ना सेपरेट थे, व्हाइट्स के लिए अलग थे, ब्लैक्स के अलग थे। तो इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इसी को कहते हैं।
और साथ ही साथ देखो इतना सेग्रीगेशन था कि जो जिस चर्चेस में वाइट्स होते थे ना वो वर्शिप करते थे, वाइट्स जिन चर्चेस में पूजा करते थे वो ब्लैक्स उधर विजिट भी नहीं कर सकते थे। ब्लैक्स ना तो कोई एसोसिएशन बना सकते थे, ना ही जो टेरिबल ट्रीटमेंट उनके खिलाफ हो रहा था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो 1950 से ही ना जो ब्लैक्स है, कलर्ड है और इंडियन है, ये लोग अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस किए, स्ट्राइक्स की। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी ये जो थी ना, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के छत्रछाया में ये सब कुछ हो रहा था। और ये जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी इसका स्ट्रगल इस एएनसी की छत्रछाया में ही हो रहा था। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें काफी वर्कर्स यूनियन भी आ जाती थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाती थी। और जो कई सेंसिटिव वाइट्स थे ना, मतलब जो खुद भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो इस तरह के जो वाइट्स लोग थे ना, उन्होंने भी एएनसी को ज्वाइन कर लिया था ताकि वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट को अपोज कर सके। और इन्होंने भी इस स्ट्रगल में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लीडिंग रोल। और जो कई कंट्रीज जो थे ना, इन्होंने कई कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट किया कि अपार्थाइड सिस्टम बहुत ज्यादा अनजस्ट है, अत्याचार करता है और रेसिस्ट है। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने फिर भी टॉर्चर करना, डिटेन करना ये और हजारों ब्लैक्स और कलर्ड लोगों को मार देना, इस तरह के गलत काम करते ही रहे। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला हिस्सा खत्म करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट और चैप्टर एकदम अच्छी तरह समझ आ रहे हो, आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में हम पढ़ आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट ना प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया था कि अब वो ना ब्लैक्स को ना ज्यादा शोषित नहीं कर सकते, रिप्रेशन के थ्रू उनके ऊपर अब ज्यादा रूल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना व्हाइट रेजिम को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे, मतलब जो भेदभाव करने वाले लॉस थे ना, सेग्रीगेशन जैसे इस तरह के लॉस थे, उन सबको हटाना पड़ा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा हुआ था, मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, वो भी हटाई गई। और नेल्सन मंडेला आपको पता ही है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी। तो नेल्सन मंडेला को भी ना अब 28 साल बाद जेल से वो फ्री हो गए थे। तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 के मिडनाइट को ना एक नया नेशनल फ्लैग, जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग था, उसको लहराया गया। और ये एक तरह से मार्क कर रहा था कि दुनिया में एक नई डेमोक्रेसी ने जन्म ले लिया है। तो जो अपार्थाइड सिस्टम था इसी के साथ वो खत्म हो गया था। तो और एक नई गवर्नमेंट बनने वाली थी, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जिसमें अलग अलग तरह की रेसिस हो। तो ये कैसे हुआ? तो मंडेला जो थे ना, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो इस पर मंडेला के थॉट्स देखते हैं अब हम क्या कह रहे हैं वो। तो देखो मंडेला कहते हैं कि जो इतिहास के शत्रु थे, हिस्टोरिकल एनिमीज, हम ना हिस्टोरिकल एनिमीज जो है उनके साथ एक पीसफुल ट्रांजिशन को नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अपार्थाइड से हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गए अब। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने एक दूसरे के अंदर छुपी अच्छाई को पहचाना है। मंडेला कहते हैं कि उनकी इच्छा ये है कि साउथ अफ्रीकन कभी भी गुडनेस के अंदर से अपना बिलीफ ना हटाए, अच्छाई से अपना विश्वास ना हटाए। और जो ह्यूमन बींग्स के अंदर विश्वास है ना, वही डेमोक्रेसी की मील का पत्थर है, नींव का पत्थर है। तो देखो जब नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका उभर के आया ना, तो ब्लैक लीडर्स जो थे ना, उन्होंने अपने साथी ब्लैक्स लोगों से अपील की कि जो वाइट्स ने जुल्म किए है ना, एट्रोसिटीज किए जब वो पावर में थे, उन सबको उसके लिए माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हो, जहाँ पर सभी रेसेस, मैन वेमेन सब इक्वल हो। तो पार्टी जो कि रूल कर रही थी, ऑपरेशन करके रूल कर रही थी, ब्रूटल किलिंग्स कर रही थी, और वो पार्टी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी, वो दोनों अब साथ में बैठकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब जो पार्टी लोगों को तंग कर रही थी, ऑपरेशन कर रही थी, जुल्म कर रही थी, वो पार्टी भी, और जो लड़ रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी, अब दोनों ही साथ में बैठ के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो लगभग 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद ना दुनिया का एक सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ना अपने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए हुए थे। अब साथ में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो सोल्यूशन ढूंढने में किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी को भी डेमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। वो सब मान गए कि पास्ट में वो व्यक्ति कुछ भी रिप्रेजेंट करता हो, उसने शोषण किया हो या वो शोषित तो कोई भी हो, अब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में वो भी आ सकता है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, वो इस सारी स्पिरिट को एकदम अच्छी तरह दर्शाता भी है। ये जो अच्छी स्पिरिट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की।
पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स को ना साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर करता है। अब देखो 1994 तक तो ना साउथ अफ्रीका को कहा जाता था कि ये सबसे अनडेमोक्रेटिक जगह है, सबसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री। अब इसी देश को मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखे जाने लगा है। तो ये चेंजेस जो है वो सिर्फ इसलिए हो पाए क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग डिटरमाइंड थे कि वो साथ में काम कर सके, और जो उनके बिटर एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट के जो कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अब वो उनको ट्रांसफॉर्म करके देश को एक मजबूती के साथ बांध रहे थे, पूरे एक रेनबो नेशन बनाने के लिए जिसमें सभी तरह की रेसेस हो। उसको एक तरह से वो बिटर एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करके देश को एकता की तरफ जोड़ रहे थे। तो देखो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो साउथ अफ्रीका के पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताता है। एक तरफ तो देखो ये एक ऐसा सॉल्मन पैक्ट है जो कि साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर कर रहे हैं एक दूसरे को कि जो पास्ट में उनके साथ रेसिस्ट ब्रूटल हरकतें हुई है, जो उनका रेसिस्ट ब्रूटल रिप्रेसिव पास्ट है ना, वो उसको रिपीट नहीं होने देंगे। लेकिन मंडेला कहते हैं ये इससे भी कुछ ज्यादा है। ये एक तरह का ऐसा चार्टर है। चार्टर क्या हो जाता है? चार्टर एक ऐसा लिखित दस्तावेज टाइप का हो जाता है जिसमें राइट्स वगैरह ये सब चीजें लिखी होती है। तो मंडेला कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना एक ऐसा चार्टर है जो कि कंट्री की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सभी लोगों के कारण हो पाई है, उसको दर्शाता है। एक कंट्री जिसमें सब इस तरह की सेंस है कि ब्लैक व्हाइट वुमेन मैन सब लोग इस कंट्री से अच्छी तरह से बिलोंग करते हैं। तो नेल्सन मंडेला अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ में ये सब कहते हैं। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे आने वाले हिस्से हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT Civics chapter 2 Constitutional Design। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर्स एकदम अच्छी तरह समझ आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। Why do we need a constitution? तो देखो साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है ना, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। देखो जो साउथ अफ्रीका में नई डेमोक्रेसी उभर के आई है उसमें ओप्रेसर भी ओप्रेस्ड भी, मतलब अत्याचार करने वाला भी अत्याचार सहने वाला भी, दोनों साथ में एकदम इक्वल्स की तरह रहने का प्लान कर रहे हैं। तो ये इजी तो नहीं है एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके वो लोग, उनके अपने अपने फियर्स है। वो एक दूसरे के अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, मतलब जो जो उनके इंटरेस्ट है ना उनको बचाना चाहते हैं। ब्लैक मेजोरिटी चाहती है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ना मेजोरिटी रूल का, उसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ये मेजोरिटी रूल वाला प्रिंसिपल क्या है? मतलब जो मेजोरिटी जीत जाएगी उसका रिप्रेजेंटेटिव जीत जाएगा। मेजोरिटी रूल मतलब हर एक के पास एक वोट हो, एक पर्सन का एक वोट माना जाए। ये जो प्रिंसिपल है ये मेजोरिटी रूल होता है। वो एक तरह से चाहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उनको एकदम अच्छी तरह से मिल जाए, वो खुश हो जाए इस तरह के राइट्स पाकर। और व्हाइट माइनॉरिटी क्या चाहती है? व्हाइट माइनॉरिटी चाहती है कि जो उनको प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी है ना उनकी, उसको प्रोटेक्ट कर सके वो अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन नई डेमोक्रेसी में। तो देखो दोनों पार्टीज के बीच में काफी लॉन्ग नेगोशिएशंस हुई और उसके बाद वो दोनों एक कॉम्प्रोमाइज पर एग्री कर जाते हैं। वाइट्स जो है ना वो एग्री कर जाते हैं मेजोरिटी रूल के प्रिंसिपल को लेकर, और कि वन पर्सन वन वोट, इन सब बातों को वाइट्स मान जाते हैं। और वो ये भी मान ले कुछ जो बेसिक राइट्स पुअर को मिलने चाहिए, वर्कर को मिलने चाहिए ना, वर्कर्स को, वो उनके लिए भी मान जाते हैं वाइट्स। और ब्लैक्स जो है, ब्लैक्स भी मान जाते हैं कि मेजोरिटी रूल बिल्कुल एब्सोल्यूट टाइप का नहीं होने वाला। वो मान जाते हैं कि मेजोरिटी जो मेजोरिटी होगी ना वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं लेने वाली। ब्लैक्स इस बात को मान जाते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज जो था वो इजी तो नहीं था, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? हालांकि उन दोनों ने किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर लिया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये ट्रस्ट जो है फ्यूचर में टूटेगा नहीं? तो एक तरह से ना इस तरह से ट्रस्ट को बिल्ड करके मेंटेन करने का एक तरीका है कि वो कुछ रूल्स को लिख दे, इस गेम के कुछ रूल्स को लिख दे जिसको सभी लोग मानने लगे। और ये जो रूल्स है ना ये बताएंगे कि रूलर्स जो है उनको फ्यूचर में किस तरह से चूज किया जाएगा। और जो रूल्स है वो ये भी बताएंगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है और क्या वो नहीं कर सकती। और फाइनली यही रूल्स जो है ना वो सिटीजन्स के राइट्स को भी डिसाइड करेंगे। और ये रूल्स ना काम सिर्फ तभी आएंगे जब विनर इन रूल्स को इजीली चेंज ना कर सके। तो यही साउथ अफ्रीकन ने किया है, मतलब साउथ अफ्रीकन ने मेक श्योर किया कि ये रूल्स इजीली चेंज ना हो पाए। वो कुछ बेसिक रूल्स को तो मान गए, लेकिन वो ये भी मान गए कि ये रूल्स जो है ना वो सुप्रीम होंगे। जो गवर्नमेंट है ना वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकेगी, वो रूल्स जो है सुप्रीम होंगे, वो बेसिक रूल्स जो है। और इन्हीं सेट ऑफ बेसिक रूल्स को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं है, हर एक कंट्री के पास डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी कई तरह के लोग रहते हैं,
कोई मराठी है, कोई हिंदी है, कोई नॉर्थ ईस्टर्न है। इस तरह से हमारे इंडिया में भी काफी डाइवर्सिटी है। तो ये जो रिलेशनशिप्स होती है ना, वो हो सकता है दूसरे देशों में इतनी बुरी ना हो जितनी साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में थी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ना ओपिनियन और इंटरेस्ट को लेकर डिफरेंसेस तो जरूर देखने को मिलते हैं। डेमोक्रेटिक हो या ना हो, कई कंट्रीज जो है ना, उनको जरूरत तो है कि वो इन बेसिक रूल्स को माने। ये सिर्फ गवर्नमेंट्स पर ही अप्लाई नहीं होते। किसी भी तरह की एसोसिएशन हो ना, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। हो सकता है आपके एरिया में क्लब हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। जो एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कुछ रिटर्न रूल्स का सेट होता है जिसको सभी लोग जो कि उस कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं उनको एक्सेप्ट करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो एक सुप्रीम लॉ की तरह होता है जो कि उसके उस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, जिनको सिटीजन्स कहा जाता है, उनके और उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है लोगों और गवर्नमेंट के बीच की रिलेशनशिप को। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ना काफी काम करता है, ये बताए हुए हैं चार। देखो जैसे सबसे पहले वो एक तरह से ना डिग्री ऑफ ट्रस्ट, मतलब विश्वास और कोऑर्डिनेशन बिठा देता है, जो कि जरूरी होता है लोगों के बीच में आपस में रहने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से ट्रस्ट बना देता है। दूसरा, वो स्पेसिफाई कर देता है कि किस तरह से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की होएगी, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, किसके पास क्या डिसीजंस लेने की पावर होएंगी। और तीसरा, वो लिमिट्स बता देता है और पावर बता देता है गवर्नमेंट की, लिमिट्स और पावर बता देता है गवर्नमेंट की, और हमें बताता है कि सिटीजन्स को क्या राइट्स मिले हुए हैं, सिटीजन के क्या राइट है। फोर्थ, वो ना लोगों की एस्पिरेशन को दर्शाता है, लोगों की जो इच्छा है कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाए, अच्छी सोसाइटी हम बनाए, इस तरह की एस्पिरेशंस को भी दिखाता है। तो सभी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये नेसेसरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। लेकिन देखो, जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। इस बात को ध्यान से एक बार फिर से समझ लो कि जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन जिन कंट्रीज के पास है, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने से कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर ही होगा। तो देखो जब ना ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर करके अमेरिकन ने अमेरिकन इंडिपेंडेंट हो गए थे ना, तब उन्होंने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर करके अमेरिकन जब इंडिपेंडेंट हुए, उन्होंने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो इस रेवोल्यूशन के बाद ही ना जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोगों ने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया। तो इस तब से ही ना ये चीज प्रैक्टिस में आ गई है सभी डेमोक्रेसीज में कि एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होगा। ये चीज मतलब प्रैक्टिस में आ गई है कि सभी डेमोक्रेसीज के पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा इन सब चीजों के बाद। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे के आने वाले इससे सब्सिक्वेंट पार्ट्स में हम करते रहेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 4 of our class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो साउथ अफ्रीका की तरह ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना भी काफी डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि अपना कंट्री काफी ज्यादा बड़ा है और डाइवर्स कंट्री भी है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी काम तो है नहीं। और उस समय ना इंडिया के जो लोग थे वो एक तरह से, उनका स्टेटस क्या था, उनका स्टेटस उस तरह एक तरह वो ना उनका स्टेटस एक तरह से सब्जेक्ट्स मतलब गुलाम टाइप का स्टेटस था, और अब वो सिटीजन के स्टेटस को अचीव करने वाले थे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए, अपनी गवर्नमेंट होगी अब हमारी। तो कंट्री का देखो जन्म कैसे हुआ था। कंट्री ना बोर्न जब हुआ था तो वो एक पार्टीशन के थ्रू उसका कंट्री बोर्न हुआ था, और पार्टीशन हुआ था रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो ये ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। और इस पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में ना बॉर्डर के दोनों साइड पर लगभग 10 लाख लोग मर गए थे, अबाउट 10 लाख पीपल, कम से कम 10 लाख पीपल। और एक और प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश ने ना ये प्रिंसली स्टेट के रूलर्स पर ही छोड़ दिया था कि उनको इंडिया के साथ मर्ज होना या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज होना या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जो इन प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर था वो एक डिफिकल्ट टास्क था और काफी अनसर्टेन था। पता भी नहीं था कि हमारे साथ मर्ज होंगे कि या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये अनसर्टेन टास्क भी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था ना, तब कंट्री का फ्यूचर एक तरह से सिक्योर नहीं लग रहा था। आज तो जितना सिक्योर लगता है ना, उतना सिक्योर उस टाइम पर नहीं लग रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनके मन में चिंताएं थी, एंग्जाइटीज थी कंट्री की प्रेजेंट को और फ्यूचर को लेकर। द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन।
तो देखो सभी डिफिकल्टीज के बावजूद एक अच्छा एडवांटेज इंडिया के पास था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास था, कि साउथ अफ्रीका की तरह नहीं बल्कि इंडिया के पास ना एक कंसेंसस, कंसेंसस क्या हो जाता है, एक जो समझ बनी होती है ना एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर काफी एक जन समूह के पास, उसे कंसेंसस कह देते हैं। साउथ अफ्रीका के पास ये सब नहीं था, ऐसी समझ नहीं थी, लेकिन इंडिया के पास ना एक इस तरह की का कंसेंसस था। उनको कोई कंसेंसस बनाने की जरूरत नहीं थी कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखेगा, उनके पास पहले से था। और इनमें से इसमें से काफी कंसेंसस जो है ना वो फ्रीडम स्ट्रगल में ही इवॉल्व हो गया था, क्योंकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ एक फॉरेन रूल के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रगल भी था कि हमको हमारे कंट्री को रिजुविनेट करना है, फिर से जीवित करना है, और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म भी करना है। ये स्ट्रगल इस चीज का भी था। और एक काफी शार्प डिफरेंसेस तो थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जब थे फ्रीडम स्ट्रगल में ना काफी ओपिनियंस को लेकर काफी शार्प डिफरेंसेस थे कि इंडिया कैसा दिखना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया को क्या रास्ता फॉलो करना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए, उसको लेकर शार्प डिफरेंसेस तो थे, और ऐसे डिफरेंसेस तो आज भी है। लेकिन फिर भी कुछ जो बेसिक आइडियाज होते हैं ना, ऑलमोस्ट सब लोग उसको स्वीकार करते थे। अब देखो आपको दो एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और दूसरे आठ आठ और कांग्रेस लीडर्स जो थे ना, उन्होंने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 1928 में। अब देखो 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन था ना, उधर जो रेवोल्यूशन थी वो बता रही थी कि वो समझा रही थी कि इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। तो ये 1928 और 1931 दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, और ये दोनों ही जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये एक बात को लेकर बिल्कुल कमिटेड थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कुछ चीज़ों को इंक्लूड जरूर करेगा, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि सभी एडल्ट जो के पास राइट टू वोट होना चाहिए, बी इट मैन और वुमेन, नो डिफरेंस। राइट टू फ्रीडम सबके पास होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, और जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और कुछ जो बेसिक वैल्यूज थी ना वो सभी लीडर्स एक्सेप्ट करते थे। किससे पहले? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बैठी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, उससे पहले से ही ये जो लीडर्स है कुछ बेसिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करते थे। और साथ ही साथ देखो एक और एडवांटेज था कि कॉलोनियल रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह हो गई, कॉलोनियल रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे ना, इन्होंने भी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इंडिया का कैसा दिखेगा इसके ऊपर एक एग्रीमेंट बनाने में हेल्प की है। क्योंकि ब्रिटिश रूल में देखो, अब आपको बता दिया कि ब्रिटिश रूल में बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, तो इसी कारण से ब्रिटिश के जो लेजिस्लेचर्स थे ना वो काफी वीक होते थे। इलेक्शंस तो हुए थे 1937 में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में और मिनिस्ट्रीज में पूरे ब्रिटिश इंडिया में 1937 में इलेक्शंस हुए थे। वो पूरी तरह से लेकिन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं बनी थी उससे, लेकिन इन इलेक्शंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में काम करके इंडियंस को एक्सपीरियंस बहुत मिला है। जो एक्सपीरियंस इंडियंस को मिला ना इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रूव हुआ, क्योंकि इससे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप कर पाए और उन पे काम भी कर पाए। इसीलिए से देखो, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, वो काफी कुछ ना कॉलोनियल रूल जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश जो पहले से बने हुए थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलोनियल रूल्स, उनसे लिए हुए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इधर से लिया गया है। तो काफी साल तक सोचने और चर्चा करने के बाद कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, इसका भी अपने को बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इसके बारे में काफी सालों से सोचा गया है। हमारे लीडर्स को ना एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम दूसरे कंट्रीज से भी काफी कुछ सीखते हैं, लेकिन अपने शर्तों पर सीखते हैं। जो दूसरे कंट्री में हो गया वो डायरेक्ट नहीं अप्लाई करते थे, वो देखते हैं पहले सही है नहीं है हमारे कंट्री के लिए, अपनी शर्तों पर सीखते हैं, अपनी टर्म्स पर। हमारे जो लीडर्स थे ना, उनमें से काफी लीडर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स से भी इंस्पायर्ड थे, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस चलती रही है उससे भी इंस्पायर्ड थे, और बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएस में उससे भी इंस्पायर्ड थे। और जो रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई ना, इसने भी काफी इंडियंस को इंस्पायर किया इस तरह से सोचने के लिए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से इक्वल हो लोग, इस तरह का सिस्टम बनाएंगे। लेकिन देखो फिर भी इतना कुछ दूसरों से सीखने के बावजूद भी हम कोई डायरेक्ट किसी और को इमिटेट मतलब कॉपी सा नहीं कर रहे थे। हर एक स्टेप पर हम अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहे थे, वो लीडर्स भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये चीज हमारे कंट्री के लिए सही है। तो इन सब फैक्टर्स के कारण ही ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बन पाया, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू।
Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design, the Constituent Assembly। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स कौन थे। अब इनमें से कुछ मेकर्स का ना जो कुछ लीडर्स थे उनका ब्रीफ स्केच हमें मिलने वाला है जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जो ये डॉक्यूमेंट था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको ड्राफ्ट करने का काम ना एक असेंबली को मिला था जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उस असेंबली को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस ना जुलाई 1946 में हुए थे और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। इस बात को याद रखना, फर्स्ट इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में और फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 96 में, दिसंबर 14 1946 में। और इसके कुछ समय के बाद ही ना कंट्री जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। तो कंट्री को डिवाइड होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ना उसमें 299 मेंबर्स थे, और जो असेंबली है ना इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन ये इफेक्ट में आया था, मतलब काम में आया था 26 जनवरी 1950 में। और इसी डे को सेलिब्रेट करते हैं हम जनवरी 26 को, रिपब्लिक डे की तरह हर एक साल। लेकिन हमें देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आज से 7 डिकेड्स पहले बना था, इसको हम आज भी एक्सेप्ट क्यों करें। एक रीजन तो हम देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये सिर्फ इसके मेंबर्स के व्यूज को ही नहीं दिखाता, ये साथ ही साथ जो उस समय पर एक कॉन्सेंसस था ना, मतलब लोगों की जो विचारधारा थी, जो लोगों के मन की बात थी, उसको एक्सप्रेस करता है। काफी जो कंट्रीज है ना वर्ल्ड के, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस लिखना पड़ा है क्योंकि ना कुछ जो रूल्स थे, बेसिक रूल्स थे, ये उनके मेजर सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं थे। लेकिन कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह एग्जिस्ट करता है, कोई उसको फॉलो नहीं करता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का केस ना डिफरेंट है, एक्सपीरियंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अलग है इससे। पिछले लगभग 50 सालों में ना कई क्वेश्चंस हुए, कई जो क्वेश्चंस है ना ये पूछे गए हैं, कुछ ग्रुप्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को लेकर। लेकिन किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने, पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना एक अनयूजुअल अचीवमेंट होती है, मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। अब देखो एक रीजन तो हमें पता लग गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों हम एक्सेप्ट करें। दूसरा रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना ये इंडिया के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। उस टाइम पर कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया तो चूज कर नहीं सकते थे। तो फिर इनको इलेक्ट किसने किया था, तो इनको मेनली इलेक्ट किया था उस समय पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी ना उनके मेंबर्स ने इनको इलेक्ट किया था। तो इसके कारण, क्योंकि उन्होंने ही जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर थे उन्होंने इलेक्ट किया था ना, तो इसी के कारण एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर मिल रहा था कि हर एक कंट्री के हर एक रीजन से मेंबर्स आ जाएं। इस तरह से हर एक रीजन को एक अच्छा शेयर मिल गया था मेंबर्स का। और जो असेंबली है ना इसको डोमिनेट कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वही पार्टी है जिसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस आ जाते हैं, तो असेंबली में ना कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस से सहमत नहीं भी थे। सोशल टर्म्स में, सामाजिक हिसाब से भी बात करें तो जो असेंबली थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें मेंबर्स थे जो कि अलग अलग रिलीजियंस के थे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग ग्रुप से आते थे, अलग अलग क्लासेस के थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस था उनका। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अलग अलग तरह की इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस आ रही थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से तो इलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसकी जो कॉम्पोजिशन थी ना ये बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। मतलब अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी इलेक्ट करते हैं ना तो भी लगभग ऐसी ही कॉम्पोजिशन होती है इसकी। फाइनली जिस मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है ना, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्टिटी मिल जाती है, मतलब एक तरह से सबकी स्वीकृति, पवित्रता, कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी वैल्यू मिल जाती है कि जिस मैनर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है ना, यही अपने आप में एक अच्छी चीज है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना ये एक सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशुअल मैनर में काम करती है, मतलब एक सिस्टम से, पारदर्शिता के साथ, सबकी सहमति से काम करती है। सबसे पहले तो देखो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया और सबकी उस पर सहमति बनी। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना इसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकेगी। कुछ राउंड्स हुए डिस्कशन के, जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना इसी पर डिस्कशन हुई थी, क्लोज बाय क्लोज, मतलब हर एक क्लोज पर अच्छी तरह से डिस्कशन हुई है। लगभग 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स की गई है। और जो ये डिस्कशन है ना, मतलब ये चर्चाएं जो है ये 3 साल तक चली, मतलब लगभग 114 दिन चली, जो कि 3 साल तक चलती रही। 3 साल में 114 दिन ये चर्चाएं चली है। और हर एक डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया है, या हर एक वर्ड जो कि बोला गया है, इसको रिकॉर्ड करके प्रिजर्व किया गया है, और इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को प्रिंट किया गया ना, ये लगभग 12 बल्कि वॉल्यूम्स थी, मतलब कि 12 मोटी मोटी बुक्स थी ये, 12 बल्कि वॉल्यूम्स।
और ये जो डिबेट्स है ना, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन के पीछे का रेशनल बता देती है, मतलब कि एक तरह से क्या तर्क क्या विचार रहा है वो सब बता देती है, और इन्हीं का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब थोड़ा समझा जाता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 6 of our class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design Guiding Values of the Indian Constitution। तो इस बुक में ना हम कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट प्रोविजंस को पढ़ने वाले जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पर या अलग अलग विषयों पर है। अभी तो हम ना जो ओवरऑल फिलोसफी रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, क्या बताता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस काम को दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम ना उनके व्यूज पढ़ सकते हैं, उन मेजर लीडर्स के व्यूज पढ़ सकते हैं कि उनका क्या कहना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके क्या व्यूज थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है बहुत ज्यादा कि हम ना कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी फिलोसफी के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझे। और प्रियम्बल जो है ना वो अच्छी तरह से बता देता है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी के बारे में। तो अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, द ड्रीम एंड द प्रोमिस। हमने ना काफियों ने नोटिस किया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स में हमने काफी नाम तो पढ़ लिए, लेकिन एक नाम हमारे नजर में नहीं आया, वो है महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे मेंबर्स थे जो कि उनके विजन को फॉलो करते थे। तो कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में लिखा था कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, क्या करे कॉन्स्टिट्यूशन, वो बताते हैं उसके बारे में। देखो ये महात्मा गांधी बताते हैं कि मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जो कि इंडिया को हर एक तरह की दासता या फिर संरक्षण से फ्री कर दे। हम एक ऐसे इंडिया के लिए काम करें जिसमें ना पुअरेस्ट जो है सबसे गरीब उसको भी ऐसा फील हो कि इस कंट्री को बनाने में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आवाज रही है। ये एक ऐसा कंट्री बने जिसमें ना कोई हाई क्लास हो ना कोई लो क्लास हो। एक ऐसा इंडिया बने जिसमें सभी कम्युनिटीज जो है ना वो एकदम परफेक्ट हार्मनी में एक दूसरे के साथ रहे। ऐसा मतलब अनटचेबिलिटी या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स इन सब की कोई जगह ना हो इंडिया में। वुमेन को भी मैन जैसे सेम राइट्स हो। और महात्मा गांधी बताते हैं कि आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, इसके सिवा मैं किसी चीज से सेटिस्फाइड हुई नहीं। तो ये महात्मा गांधी के व्यूज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और ये जो व्यूज थे ना ये इसी तरह के व्यूज की इनइक्वालिटी को हटाना है, ये सब व्यूज डॉक्टर अंबेडकर के भी थे। डॉक्टर अंबेडकर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और उनका ये भी एक प्रयास था कि किस तरह से इनइक्वालिटीज को हटाया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ना महात्मा गांधी और उनके विजन को तो क्रिटिसाइज करते थे, और उनकी जो फाइनल कंक्लूडिंग स्पीच थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें वो क्लियरली अपनी चिंता को बताते भी हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच को भी हम पढ़ते हैं। देखो डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ना हम एक कॉन्ट्रडिक्शंस वाली लाइफ में जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो हमारे पास इक्वालिटी होगी, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिक्स में इक्वालिटी होगी लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में नहीं होगी। पॉलिटिक्स में तो हम इस तरह के प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे कि वन मैन वन वोट, एक आदमी का एक वोट है और हर एक वोट की एक वैल्यू है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। हम इस तरह के प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स में तो रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। लेकिन हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का तो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि हम ना वन मैन वन वैल्यू के प्रिंसिपल को तो मान ही नहीं सकते। वन मैन वन वैल्यू वाली जो प्रिंसिपल होते हैं कि एक मैन की एक ही वैल्यू हो, उसके वोट की भी उसकी भी, इस तरह की बातों को हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। और इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस वाली लाइफ में हम कब तक जी पाएंगे? हम सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में कब तक इस तरह से इक्वालिटी को डिनाई करने वाले हैं? अगर हम ये सब काम लॉन्ग टर्म में करते रहे ना, तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हम उसको ही खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं डॉक्टर अंबेडकर भी। फाइनली अब हम जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी ना 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को, उसको भी पढ़ते हैं। तो देखो जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि हमने कुछ साल पहले ना नियति से एक वादा किया था, और अब वो समय आ गया है कि हम सब अपनी उस प्लेज को याद करें। पूरी तरह से ना सही कुछ तरीके, लेकिन बहुत हद तक हम उस प्लेज को पूरा भी करेंगे। अब इस मिडनाइट आवर पे, मतलब इस आधी रात के समय पर ना जब दुनिया सो रही है, इंडिया अपनी लाइफ को, इंडिया एक नया जीवन के साथ जागेगा जिसमें उसको फ्रीडम भी मिलेगी। एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो कि हिस्ट्री में रेयरली आता है, जब हम ओल्ड एज से न्यू एज में स्टेप कर रहे हैं, नए एज में कदम रख रहे हैं। एक एज खत्म हो रही है, एक युग खत्म हो रहा है, जब एक नेशन की आत्मा जिसको बहुत ज्यादा सप्रेस किया हुआ है, अब उसको अपनी आवाज मिली है, उसको अभिव्यक्ति मिली है। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें हम एक डेडिकेशन की प्लेज लेंगे कि हम इंडिया को सर्विस करने वाले हैं, इंडिया और उसके लोगों को सर्व करेंगे। और एक जो लार्जर कोज है ना ह्यूमैनिटी का, मतलब मानवता को भी हम सेवाएं देने वाले हैं। फ्रीडम और पावर से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इस असेंबली को मिली है। और ये असेंबली एक सोवरन बॉडी है जो कि इंडिया के सोवरन पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आजादी के जन्म से पहले हमने जितने भी लेबर्स के पेन सहे हैं, जो हमें लेबर देनी पड़ी है,
हमारा जो दिल है ना उस सब से काफी भारी है, और ये जो दुख की यादें ये हमारे साथ ही है। ये पेन्स अभी भी कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन फिर भी पास्ट अब खत्म हो चुका है और एक नया फ्यूचर जो है वो हमको बुला रहा है। और ये फ्यूचर ना कोई इजी नहीं होने वाला, इसमें हमको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो प्लेजेस हमने ली थी पहले उसको हम पूरा करेंगे, और एक प्लेज जो हम आज लेने जा रहे हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। इंडिया की सर्विस का मतलब हो जाता है कि उन मिलियंस की सर्विस करना जो सफर कर रहे हैं। मिलियंस मतलब इंडिया के मिलियन लोग ही। और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो पॉवर्टी और इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी थी ना, ये सब भी एक अंत पे अब आ रहा है। और जो हमारी सदी का सबसे ग्रेटेस्ट मैन था, उसका एम्बिशन यही था कि हर एक आंख से वो आंसू को पहुंच जाए। ये अपने ऊपर है, लेकिन जब तक टीयर्स और सफरिंग्स है ना, हमारा काम पूरा नहीं होएगा। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू की स्पीच। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 7 of our class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design, Philosophy of the Constitution। तो देखो, जो वैल्यूज ना फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थी, और साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल ने जिन वैल्यूज को नर्चर किया है, इन्हीं वैल्यूज ने ना इंडिया की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनाई है। और ये वैल्यूज जो है ना, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एम्बेडेड है, मतलब हमें दिखती भी है, इनमें है ये सब। और यही जो वैल्यूज है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को गाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है कि क्या बेसिक वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब इसकी ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स है ना, प्रियम्बल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आगे भी। और ये अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर्ड है। काफी जो आज के दुनिया में हमें कंट्रीज दिखते हैं ना, उन्होंने भी ये एक प्रैक्टिस सी बना ली है कि वो भी एक प्रियम्बल लिखेंगे, एक प्रियम्बल रखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि अमेरिका ने रखा हुआ था। देखो, ये अमेरिका का प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोग एक परफेक्ट यूनियन बनाने के लिए, जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, देश में डोमेस्टिक ट्रंक्विलिटी, देश में शांति रहे, साथ ही साथ हमको कॉमन डिफेंस भी मिले, हमारी जनरल वेलफेयर को हम प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ लिबर्टी की ब्लेसिंग्स हर एक को मिले और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसीलिए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। ये था यूनाइटेड स्टेट्स के का प्रियम्बल। अब देखो, साउथ अफ्रीका का भी एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम साउथ अफ्रीका के लोग हमारे साथ जो पास्ट में इनजस्टिस हुए उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको भी ऑनर करते हैं जिन्होंने सफर किया है, और हमारे फ्रीडम की, जो हमारे लैंड की फ्रीडम है वो मिले उसके लिए भी जिन्होंने स्ट्रगल किया है, उनको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने इस कंट्री को डेवलप और बिल्ड करने के लिए हार्ड वर्क किया है। और साथ ही साथ हम ये मानते भी है कि साउथ अफ्रीका जो है ना, हर उस व्यक्ति से बिलोंग करता है जो इसमें रहता है। हमारी डाइवर्सिटी में ही हम यूनाइटेड है। इसीलिए हमारे फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से हमारे इस रिपब्लिक के सुप्रीम लॉ की तरह एडॉप्ट करते हैं, ताकि जो डिविजन्स पास्ट के है उसको हम हील कर सके, और साथ ही साथ एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सके जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हो, सोशल जस्टिस, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, वो सब पर बेस्ड हो ये सोसाइटी। हम एक ऐसी फाउंडेशन बिछा सके एक डेमोक्रेटिक और ओपन सोसाइटी के लिए, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना, ये लोगों की विल पर बेस्ड हो, लोगों की इच्छा पर बेस्ड हो, और हर एक सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ से। हमारी जो सिटीजन्स है उनकी लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सके, और सब लोगों का जो पोटेंशियल है ना उसको हम एकदम फ्री कर सके, जो चाहे वो कर सकते हैं लोग, ताकि और एक ऐसा यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका हम बनाए जिसमें जो जितने भी नेशंस है ना उसके बीच में एक सोवरन स्टेट की तरह खड़ा हो। मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, ये साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है। ये कुछ उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा है लास्ट की 3 लाइंस में। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, उसके बारे में हम ढंग से पढ़ने वाले हैं, और हर एक जो वर्ड है ना, कीवर्ड्स, उनके मीनिंग को भी हम देखेंगे इंडिया के प्रियम्बल में। जो प्रियम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरह से डेमोक्रेसी की पोएम की तरह रीड किया जाता है। इसमें वो सब फिलोसफीज है जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स बता देते हैं कि किस तरह से किसी लॉ को या फिर गवर्नमेंट के एक्शन को एग्जामिन और इवेल्युएट करना है, कि ये सही है या गलत है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। अब देखो, प्रियम्बल को पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो ये हमारा प्रियम्बल है। इसमें जो येलो से मार्क्ड है ना, इन वर्ड्स का हमको मीनिंग यहाँ साइड में दिया हुआ है, वो भी साथ साथ हम समझते चलेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग। देखो, अब इसके बारे में क्या बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये बनाया गया है और इसको फॉलो किया गया, इनेक्ट भी किया गया है हमारे ही लोगों के द्वारा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू।
किसी किंग या आउटसाइड पावर ने नहीं दे दिया है, बल्कि हम ही लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इसको बनाकर यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, तो हमने ये निश्चित कर लिया है कि हम इंडिया को एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। अब ये टर्म्स क्या होती है, देखो सोवरन क्या होता है। सोवरन का मतलब हो जाता है कि लोग जो है ना, पीपल जो है, उनके पास सुप्रीम राइट है डिसीजंस लेने का इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया की गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं करने वाली, कुछ बताने नहीं वाली। हमारे लोगों के पास ये सुप्रीम राइट है। सोशलिस्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है, सोशलिस्ट का मतलब हो जाता है कि वेल्थ जो है ना, जो भी सोशली जनरेटेड वेल्थ है, उसको इक्वली शेयर करेगी सोसाइटी। गवर्नमेंट जो है वो लैंड की ओनरशिप को रेगुलेट करेगी और इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करेगी, ताकि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो सके। सेक्युलर शब्द का मतलब क्या हो जाता है कि सिटीजन्स के पास कंप्लीट फ्रीडम है कोई भी रिलीजन को फॉलो करने की। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है इंडिया का। गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखेगी। अब डेमोक्रेटिक क्या हो जाता है, देखो डेमोक्रेटिक का मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर ना लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, वो अपने लोगों को, रूलर्स को इलेक्ट कर सके और उनको अकाउंटेबल भी ठहराए। गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के साथ चलेगी। अब देखो रिपब्लिक टर्म का क्या मतलब हो जाता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना, वो एक इलेक्टेड पर्सन है, ना कि कोई हेरिडिटरी पोजीशन से वो आया है। हेरिडिटरी पोजीशन मतलब जैसे किंग होता है, उसका बेटा नेक्स्ट किंग बन गया, इस तरह नहीं होएगा, बल्कि इलेक्टेड पर्सन कोई हेड बनेगा। अब देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्रियम्बल बता देता है कि सभी सिटीजन्स को ये सब चीजें मिले, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी भी मिले, और सभी के बीच में फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जाए, ताकि जो इंडिविजुअल है ना, उसकी डिग्निटी को बनाया जा सके, और देश जो नेशन है उसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखा जाए। अब देखो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो जस्टिस का मतलब हो जाता है कि सिटीजन्स को ना डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है, सोशल इनइक्वालिटीज उनको कम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो है ना सबकी वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है ना उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगी गवर्नमेंट। ये हो जाता है जस्टिस का मतलब। जस्टिस मिले सबको, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिले। लिबर्टी हो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। लिबर्टी क्या होता है कि कोई भी बेवजह की अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसी भी सिटीजन पर नहीं लगाई जाएगी, कि वो ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, कोई बेवजह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। और वो अपने थॉट्स को किस तरह से वो एक्शंस में लाना चाहते हैं, कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसी भी सिटीजन पर नहीं लगी, कि वो किस तरह से सोचना चाहे और किस तरह से वो अपने थॉट्स को एक्शन में लाना चाहे, मतलब वो सोचते हैं वो काम कर सकते हैं नहीं, इस तरह की कोई भी उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी बेवजह की। इक्वालिटी क्या हो जाता है, इक्वालिटी सबको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की मिले। स्टेटस मतलब एक तरह से आपका स्टेटस कुछ है, मेरा स्टेटस कुछ है, सब बराबर हो, इस तरह से इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या हो जाता है कि सभी लोग जो है वो लॉ के सामने इक्वल है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज जो है ना उनको खत्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करेगी। अब लास्ट टर्म है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब एक तरह से आप भाईचारा समझ सकते हो। फ्रेटर्निटी क्या हो जाता है कि हम सभी जो है ना ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम सब सेम फैमिली के हो। किसी भी फेलो सिटीजन को इंफीरियर की तरह, मतलब छोटे की तरह, नीच की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी देनी पड़ेगी। फ्रेटर्निटी अश्योर करेगी हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, इज्जत, और देश के, नेशन में यूनिटी और इंटेग्रिटी रहेगी अगर फ्रेटर्निटी होगी तो। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो नवंबर का 26 डे है 1949, इसमें हम अडॉप्ट, इनेक्ट और खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, मतलब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, इसको यूज करेंगे और खुद को गिफ्ट करते हैं। ये जो दो टर्म्स है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी 1976 में। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सिर्फ जो वैल्यूज या फिलोसफी है इनकी एक स्टेटमेंट्स ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेनली जो ये वैल्यूज है ना, इसको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में लगा देता है। जो मतलब जिस तरह से हमारी संस्थाएं काम करती है, किस तरह से लॉ चलेगा, इन सब में इन वैल्यूज को इंटीग्रेट करता है, इनके हिसाब से वो चलती है। जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये इसी अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है। ये काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और इसीलिए इसको बार बार अमेंड करना भी पड़ता है, क्योंकि इसको अपडेटेड रखना है। जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लगा कि सोसाइटी की, लोगों की नीड्स बदलती रहती है, चेंजेस और उनकी इच्छाएं बदलती रहती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा।
उन्होंने कोई इसको एकदम सैक्रेड स्टैटिक अनअल्टरेबल लॉ नहीं देख लिया, मतलब जैसे ये कोई पवित्र सी किताब हो जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं बनाया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसे प्रोविजंस भी रखे हैं कि इसमें हम चेंजेस टाइम टू टाइम ला सकें। इन चेंजेस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को एक लीगल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देता है। अगर हम पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो हमें थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है ना ये बहुत मुश्किल नहीं है समझने के लिए। जैसे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ना एक प्रोसीजर बता देते हैं कि किस तरह से हम उन पर्सन्स को चूज करेंगे जो हमारे कंट्री को गवर्न करने वाले हैं। तो एक तरह से संस्थागत क्या डिजाइन रहने वाला है, क्या प्रणाली रहने वाली है कि देश किस तरह से चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से बता देता है। वो अच्छी तरह से बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से डिफाइन करता है कि किस व्यक्ति के पास किस तरह के डिसीजंस लेने की कितनी पावर होने वाली है। लिमिट्स भी रख देता है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, कि इस तरह से कि बेसिक राइट्स जो है सिटीजन्स के वो वायलेट ना हो, इस तरह की लिमिट्स भी लगा देता है। अब हम आने वाले 3 चैप्टर्स जो इसी बुक के 3 चैप्टर्स है ना उसमें इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के। और साथ ही साथ हम जो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना इनके बारे में हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वो काम करते हैं। इस टेक्स्ट बुक में हम इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के सारे सेलिएंट फीचर्स तो नहीं पढ़ने वाले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सेलिएंट फीचर्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट्स है ना इसको हम नेक्स्ट ईयर कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।